दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पुराने छात्र हैं वो सब जान रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश को लेकर के विशेष रूप से जो उसके पेपर फिफ्थ सिक्स्थ हैं उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहते हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जो पेपर फिफ्थ है उससे रिलेटेड टॉपिक है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर जब उत्तर प्रदेश के पेपर फिफ्थ का सिलेबस आप पढ़ेंगे तो सिलेबस के दौरान आप पाएंगे कि जो पर्यटन है, आध्यात्म है, ये सब चीज़ें या संस्कृति है, ये सब हमारे पेपर फिफ्थ के टॉपिक्स हैं। तो उसी के अंतर्गत अभी हाल ही में चर्चा में रहे एक टॉपिक को मैं आपके लिए ले रहा हूँ। जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संदर्भ में। और इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे विशेष रूप से प्रीलिम की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से। तो चूँकि ये मेंस की क्लासेस हैं तो विशेष रूप से उद्देश्य ये है कि भाई उसका विस्तृत रूप से या गहन रूप से एक विश्लेषण किया जाए, एनालिसिस किया जाए। तो ये मेरा उद्देश्य है इस संदर्भ में, इस क्लास के संदर्भ में। तो लेकिन साथ ही साथ चूँकि उसमें जो है प्रॉपर मैं डाटा यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर एग्जांपल्स दे रहा हूँ आंसर राइटिंग में। तो इस आंसर राइटिंग में आपको प्रीलिम के लिए भी डाटा और फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये क्लास उन लोगों के लिए भी स्टार्ट है, इम्पॉर्टेंट है जो लोग 2025 का मेंस नहीं दे रहे हैं। तब भी आप इसको देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको एक तो क्लास का एक अंदाज़ हो जाएगा कि भाई कैसे मेंस का आंसर राइटिंग बेहतर लिखें, कैसे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखें। विशेष रूप से करंट से आप अपडेटेड रहेंगे उत्तर प्रदेश से, और अगला प्रीलिम भी आपका तैयार होता रहेगा, मेंस भी साथ ही साथ आप पढ़ते चलेंगे। तो ये बेसिक्स आपके क्लियर होते रहेंगे। तो खैर, अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो आज हमारा पहला जो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत एक डायमेंशन है कि उत्तर जो न्यूज़ निकली थी, अमर उजाला की न्यूज़, जागरण की न्यूज़ थी, जागरण की न्यूज़ थी। तो इसके अंतर्गत निकला था कि न्यूज़ ये थी मूल रूप से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज़न बनाया है उत्तर प्रदेश विकास के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, विज़न 2047। अब इस विज़न का जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विज़न बनाया है India@47, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना एक विज़न बनाया है। कौन सा विज़न है? उसका नाम दिया है समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश। तो हालांकि ये विज़न जो है विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश है, न्यूज़पेपर वालों ने उल्टा छाप दिया है। तो आप पहले इसके मीनिंग को समझ लें, तब जा कर के इसकी अप्रोच को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश, ये है इन्होंने स्लोगन दिया है या एक विज़न है इनका। तो इसके लिए विज़न डॉक्यूमेंट है। तो यह विज़न डॉक्यूमेंट क्या है कि जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, यानी कौन लोग समर्थवान होते हैं? जो विकसित होते हैं। जो असमर्थवान कौन होते हैं? जो विकसित नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश तभी समर्थवान होगा जब वो विकसित होगा। तो इस वजह से हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि पहले उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी वो बीमारू राज्य के रूप में थी। बीमारू राज्य आप सभी लोग जानते हैं कि बीमारू राज्यों में 5 राज्य हुआ करते थे। तो उत्तर प्रदेश तो अब इससे बाहर निकल आया है। और उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है बहुत बेहतरीन है। हम दहाई में ग्रोथ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आगे निकल के अब वो विकास की श्रेणी में, गुजरात और महाराष्ट्र की श्रेणी में उसने आने का लक्ष्य रखा है। इसी के लिए जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे, हमको एक ऐसी विकास की रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो ये विज़न डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया गया है। और विज़न डॉक्यूमेंट के अंतर्गत मूल रूप से 12 सेगमेंट्स हैं, 12 उसके एक तरीके से क्षेत्र हैं जिन पर फोकस करके हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बना सकते हैं। इसी के अंतर्गत 12 विज़न हैं, साथ ही इसके 3 थीम्स भी हैं।
इसके लिए मैं अलग से आपकी एक क्लास ले लूँगा, क्योंकि विज़न डॉक्यूमेंट जो है अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या उत्तर प्रदेश सरकार का हो। तो इस वजह से विज़न डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं आपको जो है एक की एक क्लास लूँगा। और ये खासकर 2025 के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये विज़न डॉक्यूमेंट का जो ड्राफ्ट है वो एक तरीके से 30 नवंबर तक तैयार करने का समय दिया गया है, और उसको इस दिसंबर में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो उसी ड्राफ्ट के अंतर्गत ही जो 12 सेक्टर लिए गए हैं, 3 थीम्स लिए गए हैं, तो उन पर एक मैं अलग से क्लास लूँगा, बताऊँगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं अपनी इस क्लास में ये जो 12 सेक्टर हैं जिन पर फोकस करना है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी विकास की रणनीति तैयार की है या निर्धारित की है। तो उन रणनीति में, उन क्षेत्रों में आज हम जो बात करेंगे विशेष रूप से पर्यटन की, चूँकि 12 क्षेत्र हैं जिसमें अवसंरचना का विकास होगा, उद्योगों का होगा, एमएसएमई है, स्वास्थ्य है, ऐसे शिक्षा है, ऐसे कुल मिलाकर के 12 क्षेत्र जो है लिए हैं। तो उसमें पर्यटन भी एक क्षेत्र है 12 में से। तो उन्हीं 12 क्षेत्र में से आज एक टॉपिक पर्यटन, जो कि हमारे पेपर 5th का भी टॉपिक है, तो उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये तो खासकर रही पर्यटन के संदर्भ में एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश का जो विजन डॉक्यूमेंट है उससे लेकर के जो है बात। अब हम बात करते हैं कि जो पर्यटन को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट जो है, विजन डॉक्यूमेंट में पर्यटन सेक्टर के लिए आखिर जो फोकस किया गया है तो क्या किया गया है। फोकस एरिया के तहत इसमें पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करना, जिससे पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। और सरकार का उद्देश्य है स्थानीय और घरेलू पर्यटन के साथ साथ ही विदेशी पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करना, क्योंकि भाई विदेशी आय जब होगी मुद्रा में तो सीधी सी बात है इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी यूपी की। तो इस वजह से पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से, वैसे तो 12 क्षेत्र चुने गए हैं, लेकिन यहाँ अभी 6 पर्यटन सेक्टर या परिपथ जिसको बोलते हैं या सर्किट बोलते हैं, इसको लेकर के 2047 तक एक तरीके से जो इनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें सड़क है, रेल है, एयर कनेक्टिविटी आदि इससे जोड़ी जाएंगी। और ये जो सेक्टर्स हैं, सर्किट्स हैं, या फिर जो है पर्यटन परिपथ हैं, इनमें जो है 6 परिपथों में अगर देखा जाए, ये प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से 6 परिपथ हैं। तो बौद्ध परिपथ, इसको आप देख लीजिएगा, बौद्ध परिपथ के अंतर्गत क्या आएंगे, रामायण परिपथ, उससे ऐसे ही ब्रज परिपथ, शक्ति परिपथ, और इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म परिपथ। ये जो है परिपथ हैं, इन पर विशेष रूप से काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक रणनीति बनाई है। इसमें आप, ये प्रीलिम के लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप इसको मेंस में भी यूज़ करेंगे आप। और इस क्वेश्चन को जब भी लिखेंगे आप, तो इसमें डायग्राम का ज़रूर प्रयोग करेंगे, डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। और डायग्राम के लिए यूपी का मैप बनाइए, उसमें जो भी सर्किट्स हैं उनको दिखा दीजिए। जैसे अगर हम बहुत सारे परिपथ की बात करेंगे तो उसमें हम दिखा देंगे कुशीनगर, एक पॉइंट दिखा दिया, फिर कपिलवस्तु और सारनाथ। कुशीनगर से चले, कपिलवस्तु होते हुए हम सारनाथ को हमने दिखा दिया, उसको इंडिकेट कर दिया कि ये बौद्ध सर्किट है। इसी तरीके से जब हम रामायण सर्किट की बात करेंगे, रामायण सर्किट की बात करेंगे, जब हम रामायण सर्किट की बात करेंगे तो रामायण सर्किट के अंतर्गत, रामायण सर्किट की जब हम बात करेंगे तो रामायण सर्किट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसको हमको देखना है। कि जैसे इसके में अयोध्या जो है मुख्य रूप से है, उसके बाद प्रयागराज, और जहाँ जहाँ राम का चित्रकूट आदि जहाँ राम गए वहाँ राम सर्किट के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही ब्रज परिपथ के अंतर्गत जो मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना है, इन सब चीज़ों को ब्रज सर्किट के अंतर्गत लिया जाएगा। ऐसे ही सभी सर्किटों को किया गया। शक्ति सर्किट के बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो चूँकि विंध्याचल है, जो भी शक्तिपीठ हैं उत्तर प्रदेश में, विंध्याचल है, उसके बाद जो है ये बेल्हा देवी है, ये सब जो है जो देवियों के मंदिर हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रमुख, उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तो और ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत जो सर्किट के अंतर्गत जो, जैसे दुधवा है लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसका कतरनिया घाट है, चंद्रप्रभा बनारस वाला है। तो इन सब को मिलाकर के, कुल मिलाकर के उद्देश्य यह है कि जो जिस थीम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो टूरिज्म, इको टूरिज्म का हो,
चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, जो भी जिस क्षेत्र से है उसको जोड़ करके एक विकास की रणनीति उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, जिसमें उस क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। वहाँ पर पर्यटन की जो भी सुविधाएं हैं, उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएं। ये कुल मिलाकर के इस आर्टिकल का थीम था। अब हम आगे बात करेंगे मेंस की दृष्टि से कैसे एक क्वेश्चन बना करके आपको मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन होगा जिसको आप अपने नोट्स वगैरह भी में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वह क्वेश्चन बनाया है और उसके साथ में उससे जुड़े जो डायमेंशंस हैं उस पर भी हमने चर्चा की है। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न के यहाँ जो अभी मैंने पहले अभी आपको मैंने बताया कि जो ऊपर पेपर के संदर्भ में जो कटिंग थी उसके संदर्भ में बताया कि भाई समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश का विज़न है, 12 सेक्टर्स पर जो है फोकस किया जा रहा है। ये एक तरीके से विज़न है। अब हम बात करेंगे विकसित उत्तर प्रदेश और समर्थ उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या किया है। विशेष रूप से जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या और भी लोगों से कुल मिलाकर के वहाँ से उन लोगों से सुझाव मांगे हैं कि भाई कैसे हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाएं। आप लोगों के इनमें हर क्षेत्र के, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लोगों से सुझाव मांग करके विकसित उत्तर प्रदेश और समर्थ उत्तर प्रदेश का जो विज़न है उस पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश काम कर रही है, उस पर आगे बढ़ रही है। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। हमारा प्रश्न क्या है, हमने आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न बनाया है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन सर्किट न केवल राज्य की इकोनॉमिक में सहायक होगा बल्कि सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान देंगे। यह आपके लिए प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले हम उसकी एक इंट्रो लिखेंगे। तो इंट्रो आपका इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जो इंट्रो आप उसका पढ़े वो प्रभावित हो जाए, कि लगे कि भाई इंट्रो में आपने जो डिमांड होती है, इंट्रो में आपको जो है उसकी बेसिक जानकारी, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की जानकारी बतानी है, प्लस क्वेश्चन का उद्देश्य और महत्व आदि जो है एक एक लाइन में या एक लाइन के अंतर्गत दोनों को बता देना है। इस तरीके से जो क्वेश्चन होगा वो आप कम से कम जो है वो लगभग जीएस का क्वेश्चन आपका 3 से 4 लाइन का इंट्रो होना चाहिए। तो इस रूप में एक अच्छा इंट्रो आप तैयार करेंगे। तो इसमें इंट्रो के रूप में आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से विविध और ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध रहा है उत्तर प्रदेश। इसमें और साथ में बता देंगे पक्षों को, चूँकि हमने यहाँ पर संस्कृति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था 3 को लिया है, तो हम बताएंगे आध्यात्मिक और धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत यहाँ की अद्वितीय है, वहाँ पर अद्वितीय उसका संगम मिलता है। इसी के साथ हम और आगे बढ़ेंगे, तब हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश ने मूल रूप से जो 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट बनाए हैं और इन पर्यटन सर्किट के माध्यम से, जैसा कि हमारा प्रश्न है उस ऊपर आ जाएंगे कि उद्देश्य इनका क्या है, कि आर्थिक इंजन के रूप में, सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से और पर्यावरणीय संवर्धन मॉडल के रूप में राज्य को एक तरीके से स्थापित करना या इन सर्किट्स के माध्यम से प्रोत्साहित करना। तो इन सर्किट्स के माध्यम से सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। तो इन योजनाओं को भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी योजनाएं हैं या हर क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख चीज़ें कौन कौन से, आयाम कौन कौन से हैं। तो इसके संदर्भ में आपके पास एक जो है इन्फोग्राफिक मैप है जिसमें आपके 12 सर्किट जो है वो दिए हुए हैं, इसको आप देख लेंगे। और अब हम बात करते हैं क्षेत्रवार विभिन्न आयामों की, कि हम इसमें मुख्य भाग में क्या लिखेंगे। मुख्य भाग में जैसा हमारा प्रश्न था, प्रश्न में क्या था, प्रश्न में था आर्थिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो हम यहाँ पर पहले अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। प्रश्न का क्रम और उत्तर का क्रम एक ही रखिए। अगर ऐसा नहीं कि प्रश्न में अर्थव्यवस्था पहले पूछा तो आप उत्तर में जो संस्कृति पहले बताने लगी, तो जो प्रश्न में क्रम हो वही रखिए। तो आर्थिक क्षेत्र में योगदान या उपलब्धि के रूप में हम देख सकते हैं कि पर्यटन के माध्यम से हम ने यहाँ पर एक डाटा लिया है कि 2023-24 में यूपी में 32 करोड़ से अधिक पर्यटक आगमन हुआ। इस हिसाब से यह प्रथम रहा है पूरे
देश में। और साथ ही साथ इसमें एक और आप डाटा अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि जो कुंभ मेला हुआ है, कुंभ मेले के अंतर्गत स्पिरिचुअल टूरिज्म के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ पीपल्स या श्रद्धालु, वो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश का विजिट किया है या उत्तर प्रदेश आए हैं। इस डाटा को भी आप जोड़ सकते हैं। तो इसके साथ में ही आप देखेंगे, चूँकि अयोध्या में राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, कुशीनगर में जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, ये इसकी एक तरीके से आर्थिक जो कह सकते हैं पर्यटकों को आकर्षित करने के मुख्य आधार रहे हैं। और इससे क्या हुआ है कि राज्य की जीडीपी में एक बहुत अच्छा उछाल आया है और ये बढ़ रहा है। जैसे आप देखेंगे अगर एग्जाम्पल के रूप में, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या में, होटल है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब का विकास तेज़ी से हो रहा है और इनकी मांग बढ़ रही है। तो इस वजह से ऐसे ही न केवल अयोध्या बल्कि वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा आदि जो धार्मिक स्थल हैं, विंध्याचल आदि स्थलों पर भी इस तरीके से विभिन्न अवसंरचनात्मक और स्थानीय कलाओं आदि का की मांग बढ़ी है और संरचना का विकास हुआ है। तो ये हम आर्थिक उपलब्धि के अंतर्गत दिखा देंगे। इसी के साथ में और हम दिखाएंगे उपलब्धियों में कि रोज़गार और जीविका का भी सृजन हो रहा है। जैसे आप देखेंगे ये जो हमारे सर्किट्स हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, ब्रज हो, बौद्ध हो, ये जो सर्किट्स हैं इसमें होम स्टे के लिए सुविधाएं हैं, गाइड सेवाएं हैं, हस्तशिल्प है, ई रिक्शा है, फूड कोर्ट हैं। इन सब से क्या होता है, रोज़गार बन रहा है। साथ ही साथ चूँकि जब ऐसे टूरिज़्म एरिया डेवलप होंगे, रीजन डेवलप होंगे, तो वहाँ पर जो स्थानीय उत्पाद हैं वो भी, उनकी भी मांग बढ़ेगी, उनकी भी मार्केट बनेगी। साथ ही साथ जो शिल्प कला आदि हैं, माटी कला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद आदि जो हैं, इससे क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पर उनकी मांग बढ़ेगी, लोग आएंगे, स्थानीय उत्पादों को खरीदेंगे, तो इससे स्थानीय स्तर पर रोज़गार होगा और लोगों को आजीविका भी मिलेगी, और जो राज्य सरकार का मूल उद्देश्य है। इसी तरीके से अगर हम सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो एक क्या क्या जो है चीज़ें हैं या कौन सी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की अचीवमेंट्स हैं इस संदर्भ में, कि सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर एक तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, सभी जान रहे हैं कि बहुत बेहतरीन। अब जो भी अगर उधर गए हुए लोग देखेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत बढ़िया बन गया है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। ब्रज में जो है ब्रज तीर्थ यात्रा परिषद है। तो ये इस तरीके से विकसित किए जा रहे हैं जिससे कि ये इनकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो सके, कल्चरल ब्रांडिंग बन सके। और इतना ही नहीं, जब G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था, तो उसमें जो है वाराणसी है या फिर अयोध्या है, बहुत से देशों के पर्यटक घूमने गए थे। अभी जो इसका प्रवासी सम्मेलन उड़ीसा में किया गया, उससे भी जो है काफ़ी लोग प्रयागराज कुंभ में आए हुए थे। तो कुल मिलाकर के इससे क्या हो रहा है, हमारा एक तरीके से सांस्कृतिक स्तर पर विकास हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारी कल्चरल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड है, वो बन रही है। इससे और इसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तरीके से जो सांस्कृतिक कूटनीति है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रैक टू पॉलिसीज़ या कूटनीति के रूप में, तो वो ट्रैक टू जो है स्ट्रेटजी यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है। इसके माध्यम से और हम देखेंगे, इसका एक अप्रत्यक्ष लाभ ये है कि विरासत संरक्षण के रूप में जो भारत की पुरानी विरासतें हैं, चाहे मूर्त विरासतें हों, चाहे अमूर्त विरासतें हों, जैसे यूनेस्को संरक्षित करती है अमूर्त को भी, मूर्त को भी, तो इन विरासतों का संरक्षण भी इस योजना के माध्यम से या पर्यटन के विकास के माध्यम से हो रहा है। जिसमें आपने देखा होगा कि रासलीला है, रामलीला है, लोकगीत है, जरी जरोदरी है, माटी कला है, बुनकरी है, आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से एक तरीके से जो परंपरागत पहले से चली आ रही हमारी विरासत है, हमारी जो उस शिल्प है, उनको संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है इस पर्यटन थीम और सर्किट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। इसी तरीके से जो है सौंदर्यीकरण आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें जो है काशी, मथुरा, चित्तौरा झील, इन सबको क्या किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जाता है, जिससे लोग
पर्यटक लोग आकर्षित होंगे। इसी तरीके से अगर हम पर्यावरण क्षेत्र में योगदान देखें, इस ये क्या देंगे या इसके क्या अचीवमेंट्स हैं कि इसमें है जो दुधवा टाइगर है, चाहे कतरनिया घाट है, चाहे सोहेलवा देव है, सोहेल देव है, फिर एक सोनभद्र, ये सब इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। तो जैसा कि इनका उद्देश्य है भाई, जैसे जो क्षेत्र हैं, जैसे दुधवा है, या फिर जो है अमनगढ़ है बिजनौर वाला, या फिर कतरनिया घाट है, या फिर चंद्रप्रभा है, इन सबको क्या है, स्थानीय स्तर पर जो उनके जीव जंतु हैं, जो वहाँ की वनस्पति है, जो वहाँ के स्थानीय जंगल से निर्मित उत्पाद हैं, जो जंगल आधारित उत्पाद हैं, उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, संवर्धित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक आएँ और इको टूरिज्म का भी उत्तर प्रदेश में आनंद लें और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहित करें। ये इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है पर्यावरण में एक तो जो है आर्थिक योगदान दे रही है योजना, साथ ही साथ चूँकि इनके संरक्षण की बात कही गई, ये जितने भी रिजर्व्स हैं या फिर बायोस्फीयर्स स्फीयर्स हैं या फिर जो है अभयारण्य हैं, इन सब में क्या होगा, चूँकि जब ऐसा विकास होगा तो जो है इनके संरक्षण और अवसंरचनात्मक विकास और जो वहाँ के जीवों के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सब उपलब्ध कराई जाएंगी सरकार के द्वारा। तो इससे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, साथ ही साथ पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता बढ़ेगी, चूँकि जब लोग जाएंगे तो इंटरनेशनल लोग आएंगे, तो इंटरनेशनल लोगों के आने के साथ ही साथ वहाँ क्या होगा कि पर्यावरण के संदर्भ में लोगों की कि भाई लोग जाने की भारत में भी स्वच्छता सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थलों को विशेष रूप से स्वच्छता और सफाई आदि के माध्यम से, कचरा प्रबंधन है, इन सब के रूप में जो है एक तरीके से स्वच्छता सफाई के द्वारा पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता पूरे भारतीय समुदाय के अंतर्गत बढ़ेगी। और इस तरीके से एक कह सकते हैं जो गांधी जी का स्वच्छता का सपना था या स्वच्छ भारत मिशन, हम जो भारत सरकार की रणनीति है, उसको संपोषित और विकसित करने में उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ में ही हम कुछ योजनाओं की बात कर लेंगे। ये प्रीलिम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और मेंस परीक्षा में सभी छात्र जो है इनका प्रयोग करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, और निबंधों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो योजना के अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं। पहला है मुख्यमंत्री पर्यटक स्वागत योजना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, पर्यटक स्वागत के अंतर्गत जो पर्यटकों को विशेष रूप से सुविधाएं देनी हैं उन पर काम किया जाएगा या सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें पर्यटकों के रहने के लिए होम स्टे के रूप में लॉज है, स्वच्छता है, पेयजल है और इंडिकेटर्स हैं। इन सब को विशेष रूप से इस योजना के अंतर्गत बढ़ाया जाएगा या पर्यटक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री पर्यटन प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो नई पर्यटन परियोजनाओं पर 50 से 75% तक 50 to 75% एक तरीके से सब्सिडी दी जाएगी। और यह योजना पर्यटन के विकास के लिए जो हमने बताया स्पिरिचुअल पर्यटन साइट्स हैं हमारी, वहाँ प्लस इको टूरिज्म से संबंधित जो साइट्स हैं वहाँ पर इस योजना को विशेष रूप से उन जिलों में लागू किया जा रहा है जिससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सके। इसी तरीके से जो हमारा ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको और पर्यटन का एक तरीके से एकीकरण किया गया है, जिससे क्या है, जैसा अभी मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, जब स्थानीय स्तर पर पर्यटन बढ़ेगा तो विदेशों से, सुदूर प्रांतों से आए जो लोग हैं वो उस क्षेत्र के जो प्रमुख स्थानीय उत्पाद हैं, अगर हम ही मान लीजिए कहीं जाते हैं तो हमारी क्या चाहत रहती है कि भाई, या हमारे परिजन या हमारे साथ में मित्र क्या कहते हैं कि यार वहाँ जा रहे हो, वहाँ से कुछ ऐसा ले आना जो वहाँ का फेमस हो, वहाँ की कोई अच्छी चीज़ हो। तो जो वहाँ की चीज़ है वो क्या है, वही तो स्थानीय चीज़ है। तो स्थानीय उत्पादों को इससे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे ODOP से जोड़े गया, जैसे बनारस की सिल्क साड़ी, जब कोई भी मान लीजिए साउथ इंडिया से आता है, कोई भी अमेरिका या यूरोप से आता है, तो बनारस की सिल्क की साड़ी चूँकि GI टैग इसको मिला हुआ है, तो इस वजह से
एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी है उसकी, तो लोग कहते हैं कि भाई वहाँ जाना तो बनारस की सिल्क की साड़ी ले आना। ऐसे ही भदोई की कालीन, मुरादाबाद के पीतल के जो उसके सामान और मूर्तियाँ आदि, मथुरा के पीतल के सामान मूर्तियाँ आदि, ये सब क्या हैं, स्थानीय उत्पाद हैं। और पर्यटन के साथ साथ इन स्थानीय उत्पादों का भी विकास होगा, उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस वजह से पर्यटन के साथ में ओडीओपी एक तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्म में और ज़्यादा स्टेट की एक तरीके से जो बिक्री है उसको प्रमोट करेगी। और इससे अनुमान है कि इससे उत्पादों की बिक्री में 2 से 3 गुना लगभग वृद्धि हुई है। तो यह ओडीओपी के साथ एकीकरण है। साथ ही साथ होम स्टे योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्रामीण और ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या सुदूर क्षेत्र हैं, सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हैं और टूरिज्म साइट्स से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर होम स्टे का कॉन्सेप्ट चला दिया है। होम स्टे जैसे पीजी, पेइंग गेस्ट, उसी तरीके से आप कुछ नहीं आपको ले जाना है, आप जाइए। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने घरों को पर्यटन अनुकूल रूप में विकसित किया है, जहाँ आपको एक जो उन्होंने वो घर हैं, उन घरों में आपको रहने के लिए, खाने के लिए स्थानीय उत्पाद, स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजन आदि सब मिलेंगे और आप सुकून महसूस करेंगे। पर्यटन का जो आपका उद्देश्य होता है कि पर्यटन से शिक्षा और सुकून और शांति, तो दोनों आप उससे सीखेंगे, जानेंगे, स्थानीय उत्पाद और व्यंजनों के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जिस शांति की खोज में आप जा रहे हैं, तो शांति भी वहाँ महसूस करेंगे। इसी तरीके से बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट योजना, आप जानते हैं कि इसमें बौद्ध केंद्रों को विशेष रूप से मिलाया जा रहा है, जिसमें जो नेपाल में स्थित है, कौन सा, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ठीक है, ये कपिलवस्तु हो गया, उसका लुम्बिनी हो गया, ये हो गया, उसका श्रावस्ती है, फिर कुशीनगर है और फिर सारनाथ। ये कुल मिलाकर के जो इनका एक तरीके से कॉरिडोर के रूप में या सर्किट के रूप में जो विकसित करने का है। चूँकि उत्तर प्रदेश के 3, ये दोनों नेपाल के हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर क्या करेगी, भाई अपने यहाँ तो आप विकास कर सकते हो कि आप दूसरे राज्य देश में जाके कर दोगे। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के जो एक तरीके से साइट्स हैं बुद्ध से जुड़ी, श्रावस्ती, कुशीनगर, उसके बाद सारनाथ, इनको एक सर्किट के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए इंटरनेशनल जो फंडिंग है, जैसे सिंगापुर है, जापान है, कोरिया है, कंबोडिया है, इन देशों से भी ऐसे विकास के लिए फंडिंग आती है। आपको मालूम होगा कि जो गोरखपुर से कुशीनगर जाने वाला रास्ता है, क्योंकि कुशीनगर बौद्ध धर्म एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, तो इस वजह से उस जो वो रास्ता है, वो जापान के सहयोग के माध्यम से वो हाईवे विकसित किया गया है। तो ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें आने की संभावना है। इसी तरीके से काशी अयोध्या, एक तरीके से जो स्पिरिचुअल साइट्स हैं, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, यहाँ पर विशेष विकास प्राधिकरण, जो स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो विकसित की गई हैं, जो वहाँ पर पर्यटन सुविधाएं विकसित करेंगी। इनका ये विशेष उद्देश्य है। इसी तरीके से दुधवा इको टूरिज्म एंड वन जीव संरक्षण योजना है, तो इसके अंतर्गत जंगल सफारी होंगे, नेचर ट्रेल हो गया, उसके बाद बर्ड वॉचिंग टावर हैं, ऊंचे ऊंचे टावर्स बने जहाँ पर बैठ करके आप चिड़ियों को, पक्षियों को देख सकते हैं, इको हट हैं, और सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल आदि जो है इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। इसी तरह एक और अंतिम योजना है, वो है हेरिटेज वॉक और नगर सौंदर्यीकरण। तो इसमें क्या होगा कि जो नगर हैं, जैसे जो भी हेरिटेज नगर हैं, उनमें क्या होगा कि उनका एक तो जो सौंदर्यीकरण है उसको किया जाएगा। वॉक मतलब जैसे नैमिषारण्य है, उत्तर प्रदेश सरकार स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंतर्गत सीतापुर के नैमिषारण्य में एक तरीके से कॉरिडोर बना रही है या परिक्रमा स्थल बना रही है। चित्रकूट में भी परिक्रमा स्थल बना रही है, वृंदावन में ब्रज जो है परिक्रमा स्थल बना रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसे स्थल जो हेरिटेज वॉक और सौंदर्यीकृत रूप में विकसित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत
तो ये तो कुछ योजनाएं थी उत्तर प्रदेश सरकार की। अब इसके अंतर्गत जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम आएंगे अपने निष्कर्ष पे कि पर्यटन निष्कर्ष में बताएंगे कि इस रूप में हम भाई क्या करेंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, गतिशील होंगे ही साथ सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी हम जो राज्य को एक गति देंगे, उसके विकास में एक गति देंगे, उसको विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से टूरिज़्म जो है राज्य को न केवल इकोनॉमिकल बल्कि कल्चरल और इन्वायरमेंटल सपोर्ट देगा, जिससे राज्य अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। साथ ही साथ जो सतत विकास, समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब को एक तरीके से एकीकृत फॉर्म में, यूनिफाइड फॉर्म में या लिंक करते हुए टूरिज़्म सेक्टर राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक तरीके से जो विज़न डॉक्यूमेंट है, विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश, इस विज़न डॉक्यूमेंट को 2047 तक अचीव करने में ऐसी योजनाएं या पर्यटन क्षेत्र सहयोगी सिद्ध हो सकेगा। तो ये कुल मिलाकर के ऐसे आप निष्कर्ष में बताएंगे। तो ये कुल मिलाकर के आज का जो टॉपिक था हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग अगली जो क्लास होगी उसमें अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी, अभी चूँकि लगातार चर्चा में है विज़न डॉक्यूमेंट की, हमने आज चर्चा भी की है, तो और इस बार के लिए विज़न डॉक्यूमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस 2025 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2000 नवंबर में मैंने बताया कि इसका ड्राफ्ट कंप्लीट हो रहा है नवंबर 25 में, और इधर जो है दिसंबर में इसको इम्प्लीमेंटेशन पर एक तरीके से काम तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा। उस क्लास में आपको विज़न डॉक्यूमेंट्स के जो सेक्टर्स हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या चीज़ें हैं, वो सब मैं डीपली आप लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो मैं एक बार आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग नए होंगे वो इससे जुड़ें, और जो भी पुराने छात्र हैं वो भी देखते हैं। साथ ही साथ अगर उनको ये प्रोग्राम या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्लासेस, तो वो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे मुझे भी लगे कि भाई अगर अच्छा फीडबैक आएगा तभी तो आदमी उत्साहित होता। मान लीजिए आप पढ़ बहुत रहे हैं और पढ़ने के बाद आपका रिज़ल्ट गड़बड़ हो रहा है, फिर क्या होगा? आपके अंदर उत्साह कम होगा। तो इस वजह से जब भी कोई मेहनत करता है तो जब उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं तो वो उत्साहित होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने आप देखिए ही, साथ ही साथ अगर आप लोगों के ग्रुप्स में हैं, से जुड़े हुए हैं, आपके अगर कोई भी दोस्त आदि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी इस सब्जेक्ट को शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। लेकिन बस पढ़ने वाले लड़कों को ही भीड़ नहीं बढ़ानी है, पढ़ने वाले लड़के होने चाहिए। ठीक है? पढ़ने वाले मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम मेंस आदि की। लेकिन ये नहीं कि आप जो है दूसरे सेक्टर के हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है और बस वो जो है सब्सक्राइब किए हुए पड़े हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। बस आप लोग बस पढ़िए अच्छी तरीके से, और साथ ही साथ आप लोगों को कमेंट में जो भी चीज़ें हों, असुविधाएं हों, वो बता दीजिए। और इसके साथ ही जो टॉपिक्स आप लोगों को लगें कि सर इस टॉपिक पर भी क्लास ले लीजिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स क्लियर कर दिया करिए, जिससे मैं उस सब्जेक्ट पर अगली क्लास या उसके जो भी आगे क्लासेस आएंगी उस सब्जेक्ट को मैं शामिल करते हुए आपके लिए बेहतर कंटेंट बना सकूं। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।